हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसका एक्सप्रेशन आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो दोस्तों, साउंड की स्पीड का जो पहला एक्सप्रेशन दुनिया में लेके आए थे वो थे हमारे न्यूटन भाई साहब। तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। तो वो फॉर्मूला आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसे न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको बेटा? न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड। तो ये फॉर्मूला आज हम डिराइव भी करेंगे और आगे डिस्कस भी करेंगे कि कितना न्यूटन जो है वो सक्सेसफुल हो पाए साउंड की स्पीड कैलकुलेट करने की। ठीक, तो इससे पहले कि हम साउंड की स्पीड को डिस्कस करें, थोड़ा सा साउंड को डिस्कस कर लेते हैं। साउंड सबने पढ़ा है 9th क्लास में भी। साउंड क्या है बेटा? साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे अंदर सुनने की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। मतलब साउंड की वजह से हम चीज़ों को सुन पाते हैं। और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है बेटा, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। तो साउंड वेव्स जो है बेसिकली एक तरह का डिस्टरबेंस है जो मीडियम में ट्रेवल करता है। और साउंड वेव्स कैसी वेव्स है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। कैसी वेव्स है साउंड वेव्स? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तो सबको पता होगा क्या होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है बेटा? ऐसी वेव्स जिनमें जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं मीडियम के, तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि सपोज कोई वेव इस तरफ जा रही है और इसके ये वेव जिस मीडियम में जा रही है, अगर इस मीडियम के पार्टिकल इसके पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हो टू एंड फ्रो इस तरह से, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसी वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव को समझने का बेस्ट एग्जांपल क्या है कि मान लिया बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ इस तरह से खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत सारे जो है लोग खड़े हैं इस तरह से बेटा। अब अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे एक बंदे को झटका देता हूं, एक को धक्का देता हूं, तो ये वाइब्रेट करता है, मान लिया इस तरह से हिलता है बंदा। अब जब ये हिलेगा तो अपने पड़ोसी से टकराएगा, फिर वो हिलेगा, पड़ोसी दूसरे से टकराएगा, वो हिलेगा। तो इनमें जो वाइब्रेशंस हो रही है और ये जो डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जा रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का ही तो एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है बेटा? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो वाइब्रेशंस होती हैं पार्टिकल्स में, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल होती है। अब साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्यों है साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव बेटा? क्योंकि जब भी हम बोलते हैं, मान लिया हम हवा में हैं, ठीक है, ठीक है, और हम कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम बोलते हैं हमारे मुंह से साउंड निकलता है, जैसे हम बोलते हैं तो क्या होगा नॉर्मली? अब हमारे बीच में यहाँ एयर है, ये एयर के मान लिया पार्टिकल्स है बेटा। तो जैसे ही हम बोलते हैं तो एयर के पार्टिकल्स क्या करने लग जाते हैं? वाइब्रेट। सभी पार्टिकल्स जो है एयर के बेटा टू एंड फ्रो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और जब ये इस तरह से पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो ये डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करता है। तो इसलिए साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। एंड ड्यूरिंग दीज वाइब्रेशंस क्या होगा? कई जगह तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं वाइब्रेट करते हुए, कई जगह कहाँ चले जाते हैं बेटा? दूर चले जाते हैं। कई जगह नजदीक आ जाते हैं, कई जगह दूर चले जाते हैं। तो जहां नजदीक आ जाते हैं उस रीजन को हम बोलते हैं बच्चे कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं उस रीजन को? कॉम्प्रेशन। जहां दूर चले जाते हैं उस रीजन को बोला जाता है बेटा रेयरफेक्शन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो साउंड है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है एंड इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। कॉम्प्रेशन वो रीजन है जहां पे प्रेशर ज्यादा है, एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं, एक दूसरे को कॉम्प्रेस कर रहे हैं। रेयरफेक्शन वो रीजन है जहां वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया कि साउंड प्रोपगेट कैसे करता है। तो अब हम साउंड की एयर के अंदर स्पीड निकालने वाले हैं। तो स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है, अब आपने देखा साउंड भी जैसे एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जब किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है बेटा इलास्टिसिटी वाला फैक्टर, क्योंकि उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मेन पोजीशन पे, तो वहां इलास्टिसिटी वाला फैक्टर आ गया। और दूसरा फैक्टर वहां पे होता है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया वाला फैक्टर। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है।
अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर किसी भी फ्लूइड के अंदर, चाहे वो फ्लूइड में एयर आ सकती है, कोई भी लिक्विड आ सकता है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, अंडर द रूट यहां आता है हमारे पास के और डिवाइड में आता है रो। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, इससे पहले कि हम साउंड की स्पीड निकालने एयर में, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड के लिए, किसी भी फ्लूइड में, यानी कि एयर में या लिक्विड में साउंड की स्पीड का ये फॉर्मूला है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे के क्या है, रो क्या है, वो भी ध्यान से सुन लो। के किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? के रिप्रेजेंट करता है हमारा बल्क मॉडुलस, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? के बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। और रो किसको? बल्क मॉडुलस पता है ना, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। के क्या है यहाँ? बल्क मॉडुलस, जो किसके इक्वल होता है बच्चे? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसे बल्क मॉडुलस बोलते हैं, या इसे हम बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह देते हैं, मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं इस के को। और रो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला बच्चे आपको पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड का। अगर ये फॉर्मूला पता है तभी आगे की कहानी चलती है। तो यहाँ पे न्यूटन जी ने यही फॉर्मूला यूज करके आगे की फर्दर डेरिवेशन की थी। तो यहाँ हम न्यूटन ने जो ट्रिक यूज की थी स्पीड निकालने के लिए साउंड की एयर में, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। अब आपने देखा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है साउंड, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की जो स्पीड है बेटा वो है के बाय रो, है ना। साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्पीड का फॉर्मूला है अंडर द रूट ऑफ के बाय रो। अब न्यूटन ने क्या कंसेप्ट यूज की बेटा साउंड की स्पीड निकालते टाइम एयर में? न्यूटन ने कहा कि भैया जब हम बोलते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल कई जगह तो पास आ जाते हैं और कई जगह दूर चले जाते हैं। तो जहां मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं उस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन, जहां दूर चले जाते हैं वो रीजन है रेयरफेक्शन। तो यानी कि जो साउंड है वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जब ये ऐसे ट्रेवल करेगा तो न्यूटन ने कहा कि जहां पे एयर के मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, यानी कि वहां कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं, वो प्रेशर बढ़ रहा है, तो यानी कि उस रीजन में हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट, ठीक है। और जिस रीजन में एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वहां पे एयर ठंडी होगी, यानी कि वहां पे हीट का लॉस होगा। यहाँ पे तो हीट क्या हो रही है बेटा? गेन हो रही है। और यहाँ पे हीट क्या होगी? हीट का लॉस होगा, क्योंकि ठंडी होगी गैस यहाँ पे वो गर्म होगी। ऐसा न्यूटन ने कहा कि जब ट्रेवल करती है साउंड एयर से तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस होते हैं। तो जहां जिस रीजन में कंप्रेशन हो रहा होगा वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, और जहां रेयरफेक्शन हो रहा होगा वहां पे हीट का लॉस हो रहा होगा। लेकिन तो इससे भैया फिर टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यहाँ हीट लॉस हो रही है यहाँ टेम्परेचर ठंडा रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो हीट यहाँ पे जितनी गेन हुई और यहाँ जितनी लॉस हुई उसको कंपनसेट होती रहती है। कंप्रेशन के टाइम पे जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट एकदम कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? रेयरफेक्शन वाली रीजन में, जिससे ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कहने का मतलब ये है न्यूटन ने क्या माना था कि compressions and rarefactions are isothermal। क्या होते हैं बेटा? आइसोथर्मल होते हैं। मींस जब साउंड एयर से ट्रेवल करता है तो न्यूटन ने माना कि जो प्रोसेसेस होंगी वहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की, वो सभी प्रोसेसेस कैसी होंगी? आइसोथर्मल। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना आइसोथर्मल कंडीशन, थर्मोडायनेमिक्स इससे पहले एक चैप्टर आता था 11th क्लास में, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल का मतलब समझते हो? आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है बेटा जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि न्यूटन ने कहा था कि भैया इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और इसका कारण कैसे समझाया न्यूटन ने कहा कि कंप्रेशन में जो हीट गेन होगी, जो हीट पैदा होगी, वो रेयरफेक्शन में जो हीट का लॉस हुआ था एकदम से वहां ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कंप्रेशन वाली रीजन की हीट रेयरफेक्शन वाली रीजन में क्या हो जाती है बच्चे?
ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा किसने कहा था? न्यूटन जी ने कहा था। तो न्यूटन ने इस पूरी एंटायर प्रोसेस को आइसोथर्मल माना और आइसोथर्मल मान के इसको पूरा सोल्व किया। ठीक है, तो अब हम इसी तरह से चलेंगे। तो न्यूटन ने कहा कि भैया ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए जो हम यहाँ पे बल्क मॉडुलस ये लेंगे इलास्टिसिटी का, ये कौन सी कंडीशन के अंदर आना चाहिए? आइसोथर्मल। तो इस के को उन्होंने रिप्लेस कर दिया के आइसो से। के आइसो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? आइसोथर्मल को, यानी कि बल्क मॉडुलस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। क्लियर है बेटा? अब हम ये के आइसोथर्मल कैलकुलेट करेंगे। तो के आइसोथर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखो, अब हमें पता है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन बेटा सबने पढ़ी है। आइसोथर्मल कंडीशन क्या बोलते हैं कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पढ़ी है ये कंडीशन, पीवी इज इक्वल टू, देखो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। अब यहाँ पे एनबी नंबर ऑफ मोल मान लिया 1 है। अब आर गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होता है। अब आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो पूरी प्रोसेस आरटी, ये पूरी टर्म आरटी क्या हुई हमारी? कांस्टेंट हुई। थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आए हो बेटा। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल कंडीशन होती है कि प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये इक्वेशन हम यहाँ यूज करेंगे। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो क्या आएगा? अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लगेगा बेटा? यहाँ प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट टर्म p एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चे आएगा dv, प्लस फिर सेकंड टर्म v एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव करूंगा तो बेटा dp आएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? जीरो। सबने पढ़ा है डेरिवेटिव कांस्टेंट का, मैथ में तुमने पढ़ा होगा क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव? जीरो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो यहां से आपके पास आ जाएगा p इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस के v इंटू डी पी। ये उधर जाके माइनस हो गया। तो फर्दर यहां से बेटा p आ जाएगा आपका माइनस के v इंटू डी पी अपॉन ये डी वी कहाँ चला जाएगा बच्चे? डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं लिख लूंगा p इज इक्वल टू ये p इज इक्वल टू डी पी अपॉन ये माइनस का निशान नीचे लिख लेता हूं मैं, डी वी अपॉन वी। अब इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, जो यहाँ पे टर्म आई है, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डीपी क्या है मेरा? चेंज इन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ये तो मेरी स्ट्रेस हुई। तो डीपी मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेस को, जितनी स्ट्रेस वहां जनरेट हो रही है। और ये देखो क्या है? माइनस डीवी चेंज इन वॉल्यूम बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये किसके इक्वल होता है बच्चों? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कौन से मॉडुलस के इक्वल होता है? बल्क मॉडुलस के। तो ये सारा किसके इक्वल आएगा? बल्क मॉडुलस के के। अब क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में निकालना है तो के साथ क्या आएगा? आइसो। यानी कि एक चीज क्लियर होगी बेटा कि जो के आइसोथर्मल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही होगी? एयर के प्रेशर के इक्वल। एयर के जो हमारा मीडियम है उसके प्रेशर के इक्वल। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी बच्चे? फिर ये इक्वेशन हमारी बच्चा पार्टी बनेगी v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ के आइसोथर्मल की जगह क्या आ जाएगा बेटा? प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड दिस फॉर्मूला वाज डिराइव्ड बाय मिस्टर न्यूटन। तो न्यूटन जी ने इसको डिराइव किया था। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहां तक तो आपको पता लग गया। आप चेक करते हैं कि न्यूटन ने मैथमेटिकली जो ये फॉर्मूला दिया ये कितना सटीक था, कितना सही था, क्या इसमें कोई गलती तो नहीं थी। अब वो चीज चेक करते हैं बेटा, ठीक है? कोनो गड़बड़ तो नहीं? चलिए चेक करते हैं अभी क्या गड़बड़ है इसमें। तो देखो, अब जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की गई और मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से जब स्पीड निकाली गई साउंड की तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। देखो क्या गड़बड़ थी, हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन लेके चलता हूँ, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हम
नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एयर का, वो किसके इक्वल होता है बेटा? वो इक्वल होता है 0.76 मीटर ऑफ Hg कॉलम। ये क्या लिख दिया सर ने? बहुत से बच्चे तो अब यही सोचने लग गए होंगे, भाई ये भी पढ़ चुके हो इलास्टिसिटी वाली यूनिट में। ये टोर्सिली एक्सपेरिमेंट है, आया याद? टोर्सिली एक्सपेरिमेंट, हाँ जी, किस किस के याद आया? जिसके याद आ गया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जिसको नहीं याद आया पहले टोर्सिली एक्सपेरिमेंट समझ ले। टोर्सिली एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? उसमें एक कंटेनर में हम मरकरी लेते थे, फिर एक टेस्ट ट्यूब लेते थे, और उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर तक पूरे में मरकरी भरा होता था, फिर इस टेस्ट ट्यूब को इसमें उल्टा रख देते थे, फिर हम देखते थे कि मरकरी का लेवल कम होता था, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके वो रुक जाता था, और ये हाइट कितनी आती थी? 0.76 मीटर, और ये रिप्रेजेंट करता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ऐसा क्यों होता था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ज्यादा डिटेल में अगर समझना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता था? कि मरकरी कॉलम ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसके इक्वल। और कोई भी लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? H रो G। तो यहां से फिर प्रेशर आ जाता था H रो G। तो H कितना है हमारा? 0.76। वो क्या है यहाँ? डेंसिटी ऑफ मरकरी। किसकी डेंसिटी है बेटा? यहाँ मरकरी की। और मरकरी की जो डेंसिटी होती है बेटा वो होती है 13.6 इंटू 10 की पावर 3। तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3, और जी की वैल्यू होती है बच्चे 9.8। तो ये सारी वैल्यूज जब रखते हैं तो प्रेशर आ जाता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5। तो एयर का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं दैट इज 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी एयर की कितनी है बेटा? एवरेज डेंसिटी जो एयर की है दैट इज 1.293। कितनी है एयर की डेंसिटी बेटा? 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये मरकरी की डेंसिटी है, ध्यान रखना है। तो ये वैल्यूज जब मैं रखता हूं इस फॉर्मूले में, तो स्पीड क्या बनेगी हमारी? अंडर द रूट ऑफ 1.013 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.293। और जब इसको सॉल्व किया गया बेटा तो आंसर आया हमारा 280। कितना आया आंसर? 280 मीटर पर सेकंड। तो ये आया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कैलकुलेट की गई तो यहाँ पे आ गई गड़बड़। एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, साउंड की स्पीड निकाली गई इसी कंडीशन पे, तो वो आई बेटा 331 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल जो आंसर आया, एक्चुअल जो वैल्यू थी साउंड की स्पीड की, वो थी 331 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एरर आ रही है भाई, देखो 15% का फर्क आ रहा है। ये 280 है, वो 331 मीटर पर सेकंड है। तो ये एरर कहाँ से आई? ये एरर क्यों आई? यानी कि न्यूटन का फॉर्मूला तो गलत हो गया भाई। तो अब इसको ठीक किसने किया? इसको ठीक किया एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 1816 में, और उनका नाम था लैप्लस। तो इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो थे बच्चे लैप्लस। अब हम वही डिस्कस करेंगे कि न्यूटन के फॉर्मूले में जो गड़बड़ थी उसको ठीक करने वाले बाहुबली कौन थे। तो इसके बाद होती है दूसरे हीरो की एंट्री, और वो थे हमारे लैप्लस। और अब हम पढ़ेंगे लैप्लस करेक्शन। तो न्यूटन के फॉर्मूले को सही किया था फ्रेंच साइंटिस्ट लैप्लस ने, जिसे, और नया जो फॉर्मूला बना फिर वो उसको बोला जाता है लैप्लस करेक्शन। तो लैप्लस ने कुछ करेक्शन की न्यूटन के फॉर्मूले में। क्या करेक्शन की जिससे फॉर्मूला बिल्कुल सटीक हो गया, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैप्लस ने कहा कि भैया सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक था, लेकिन न्यूटन से एक गलती हुई। हमारी जिंदगी की दोस्तों एक गलती हमें ले डूबती है, और यही गलती साउंड की स्पीड निकालते टाइम न्यूटन से हुई, जिससे उसके फॉर्मूले को वो ले डूबी। और वो गलती क्या थी कि न्यूटन ने क्या माना था कि साउंड जब ट्रेवल करता है तो कंडीशन आइसोथर्मल होगी। लेकिन भैया लैप्लस ने कहा कि भाऊ ये आइसोथर्मल नहीं, ये तो एडियाबैटिक होगी। तो यही गलती थी न्यूटन की, जिसे लैप्लस ने करेक्ट किया। लैप्लस ने कहा कि साउंड प्रोपगेट्स through air under adiabatic condition। तो ये करेक्शन जो है न्यूटन के फॉर्मूले में, न्यूटन के मेथड में लैप्लस ने की थी। अब एडियाबैटिक कंडीशन तो पता है ना भाई सबको, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ी है। एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें कोई हीट ना आती है ना जाती है, नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम। तो उसको हम बोलते हैं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक
कंडीशन। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट आती है सिस्टम में, ना हीट सिस्टम से जाती है। जबकि न्यूटन ने क्या कहा था कि भैया कंप्रेशन में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो रेयरफेक्शन वाले रीजन में ट्रांसफर हो जाएगी। बस यहीं पे गलती हो गई थी उसमें। तो लैप्लस ने कहा कि भैया ऐसा कभी भी नहीं होता कि जहां पे कंप्रेशन हो रहा है और जहां पे रेयरफेक्शन हो रहा है वहां पे हीट एक्सचेंज हो सके। मतलब कंप्रेशन रेयरफेक्शन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कंप्रेशन की हीट रेयरफेक्शन में चली जाए। इसका उन्होंने वैलिड रीजन भी दिया कि ऐसा क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो कॉम्प्रेशंस हो रहे हैं साउंड में, मतलब एयर में जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, तो कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शन जो हमें यहां देखने को मिल रहे हैं, रेयरफेक्शंस आर सो फास्ट, वो इतनी तेजी से होते हैं। मतलब भाई ये थोड़ी है कि आराम आराम से वाइब्रेट कर रहे हैं साउंड एयर के मॉलिक्यूल, वो तो इतने बहुत फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा। तो ये जो कॉम्प्रेशंस और रेयरफेक्शन होते हैं, दे आर सो फास्ट दैट देयर इज नो टाइम or no chance, there is no time or no chance for exchange of heat, यानी कि बच्चों ये इतनी फास्ट होंगे कि हीट कंप्रेशन से रेयरफेक्शन की रीजन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। नो ट्रांसफर ऑफ हीट बेटा। तो बस यही गड़बड़ हुई थी न्यूटन जी से, जिसको लैप्लस ने करेक्ट किया। अब इसको करेक्ट करके उन्होंने सही मैथमेटिकल फॉर्मूला फिर डिराइव किया। तो यानी कि लैप्लस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास साउंड ट्रेवल कर रहा है एयर में, वो एडियाबेटिकली जा रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू लैप्लस जो साउंड की स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर द रूट ऑफ के एडियाबेटिक अपॉन रो। मतलब जो बल्क मॉडुलस हम यूज करेंगे बेटा वो कौन सा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस वाला होगा। तो यानी कि अब जो हम के कैलकुलेट करेंगे वो एडियाबेटिक प्रोसेस वाला कैलकुलेट करेंगे। तो कंडीशन भी कौन सी लेके चलेंगे, एडियाबेटिक कंडीशन यूज करेंगे बेटा। हम क्या यूज करेंगे, एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन क्या थी बेटा, क्या थी एडियाबेटिक कंडीशन? एडियाबेटिक कंडीशन थी बेटा कि P इंटू वी की पावर गामा इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपने सारी प्रोसेसेस पढ़ी हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन होती है P इंटू वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। यहाँ पे गामा क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आया याद, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट का मतलब तो पता है ना सबको, वो हीट जो चाहिए होती है किसी यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री तक इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, Cp बाय Cv। तो ये थी भाई कंडीशन। अब इसमें करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व हम। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जब बेटा दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म P एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव ऑफ v की पावर गामा, फिर प्लस सेकंड टर्म एज इट इज v की पावर गामा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इज इक्वल टू फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अब भैया इनको सॉल्व कर लो। तो ये बनेगा P। अब आपको पता है जब पावर हो तो पावर आगे आ जाती है, गामा आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाती है। तो ये हुआ किसका डेरिवेटिव, v की पावर गामा का। मतलब पावर सॉल्व कर ली और v का डेरिवेटिव फिर dv, प्लस यहाँ v की पावर गामा एज इट इज, यहाँ p है, p का डेरिवेटिव करेंगे सिंपली dp आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा p इंटू गामा v की पावर गामा -1 इंटू dv। या ऐसा करेंगे बेटा, इसमें से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p इंटू गामा v की पावर गामा -1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ v की पावर गामा इंटू v की पावर -1 साथ में dv प्लस v की पावर गामा इंटू dp इज इक्वल टू 0। सारे में से बेटा v की पावर गामा में देखो ये है ना, v की पावर गामा -1, इसको मैंने क्या लिखा, v की पावर गामा इंटू v की पावर -1। बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाती है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब v की पावर गामा थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ p इंटू गामा इंटू v की पावर -1 इंटू dv, या v की पावर -1 है ना, इसको मैं dv बाई v लिख सकता हूँ। देखो v की पावर -1 को मैं 1 बाई v लिख सकता हूँ ना, तो इसको 1 बाई v लिखूंगा तो dv के नीचे चला जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा dp दैट इज इक्वल टू 0। तो v की पावर गामा यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों क्या बचेगा यहाँ से, फिर हमारे पास बचा p इंटू गामा
इंटू डी वी बाय वी प्लस डी पी इज इक्वल टू 0। अब डी पी को उधर ले जाएंगे बेटा, तो बनेगा पी इंटू गामा डी पी बाई वी इज इक्वल टू माइनस के डी पी। तो फर्दर पी क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से, माइनस के डी पी, मतलब पी इंटू गामा, ये गामा मैं इसके साथ ही लिख लेता हूँ, तो गामा इंटू पी बन जाएगा माइनस के डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, यानी कि गामा इंटू पी बेटा आ जाएगा डी पी। इस माइनस के निशान को नीचे ले जाता हूँ, तो ये क्या आया, ये प्रेशर, चेंज इन प्रेशर यानी कि स्ट्रेस है हमारी, और डी वी बाई वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो ये हमारा बल्क मॉडुलस आया। लेकिन कौन सी कंडीशन वाला आया, एडियाबैटिक कंडीशन वाला। तो यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि के एडियाबैटिक जो है वो किसके को लाएगा, गामा टाइम्स ऑफ पी। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें के एडियाबैटिक था ना, तो इस के एडियाबैटिक की जगह क्या आएगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन। आई बात समझ में। तो ये था लेप्लस करेक्शन, यानी कि साउंड की जो स्पीड है एक्चुअल में जो फॉर्मूला था वो ये था, गामा टाइम्स ऑफ पी बाय रो। अब आप इसको चाहे कैलकुलेट करके देख लो, अगर मैं यहाँ सारी वैल्यूज रखूं तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, अब एयर के लिए जो गामा है, ये जो कांस्टेंट है गामा, इसकी वैल्यू होती है 7/5, ठीक है। फॉर एयर गामा इज 7/5, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 7/5। और पी क्या है आपका, प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व करके, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, और एयर की डेंसिटी हमने निकाली थी, एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.29 थी। तो ये सारे को जब सॉल्व किया गया तो जो आंसर आया बेटा, जो आंसर आया, आंसर कितना आया इसको सॉल्व करके, वो आया बेटा वो आया आपका 331.3। कितना आया बेटा वो 331.3 मीटर पर सेकंड। कितना क्लोज आंसर आया है ना, जितना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी लगभग वैसे ही एक्सपेरिमेंटली कितनी स्पीड आ रही थी साउंड की, 331 मीटर पर सेकंड, मैथमेटिकली भी इतनी ही आई। तो यानी कि लैप्लस ने बाजी मार ली थी इस बार, पहली बार लैप्लस जो है वो न्यूटन से आगे निकल गया था। हालांकि इसको हम, ये एक सिंपल सा फैक्ट है साइंस का, फिजिक्स का बेटा, हर साइंटिस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाता है, फिर बाद में अगर उसमें कोई गड़बड़ है तो साइंस में हमेशा उस चीज़ को फिर नकारा भी जाता है, अगर गलत साबित होती है तो गलत है भाई, ठीक है। तो लैप्लस ने न्यूटन को गलत साबित किया और साउंड की एक्चुअल स्पीड निकाल के दिखाई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें।